दोस्तों, राम राज्य में दलितों को बार बार शहीद होना पड़ेगा। इसका अंदाजा रामपुर की घटना से लगाया जा सकता है। ये बात आप सबको पता है कि बाबा साहब को मारने वाले 17 साल के सोमेश की मौत पुलिस की गोली से हो गई। पर मेरी राय में आपको इस केस से जुड़ी पूरी जानकारी नहीं होगी, तो आज इस वीडियो में मेरी पूरी कोशिश है कि आपको इस केस से जुड़ी पूरी जानकारी दूं। दरअसल ये मामला सामने तब आया जब सोशल मीडिया पर इस घटना से जुड़ी कई वीडियो और फोटोज वायरल हो गई थी। मामला रामपुर के सिलाईबड़ा गांव का है। गांव में दलितों के मोहल्ले के पास एक जमीन थी जहां पहले बहुत गंदगी हुआ करती थी और उस जमीन का कोई इस्तेमाल नहीं था। वो जमीन खराब मानी जाती थी क्योंकि वहां पर कूड़ा था, गंदगी थी, पानी भरा रहता था और बुरे हालात में वो जमीन मानी जाती थी। फिर वहां जाटव समाज के लोगों ने उस जमीन को साफ करने का ठाना। उस जमीन पर मिट्टी डालकर उस जमीन को समतल कर देते हैं और दलित समाज का मानना था कि यहाँ पर बाबा साहब का एक पार्क बनाया जाना चाहिए। और उसी उद्देश्य के तहत वहां पर दलित समाज के लोगों ने बाबा साहेब अम्बेडकर का एक बोर्ड लगाया था जिसमें बाबा साहेब अम्बेडकर का फोटो भी था जय भीम के साथ, जिस पर शुरू के 10 दिनों तक किसी ने कोई आपत्ति नहीं की। परंतु मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर पता चलता है कि उसी गांव की गंगवार ओबीसी जाति के लोग उस पार्क में बाबा साहब के बोर्ड लगाए जाने पर नाराज थे और उन्होंने शिकायत दर्ज कर दी थी। उनका कहना था कि जमीन ग्राम सभा की है, लेकिन दोस्तों वो जमीन दलित समाज के मोहल्ले में है जहां जाटव जाति के लोग रहते हैं। और उसी जमीन पर विवाद के चलते आगे की घटना होती है। फिर 27 फरवरी के दिन वहां पर प्रशासन पहुंच जाता है और बिना किसी नोटिस के डॉक्टर अंबेडकर के बोर्ड को हटाने की कोशिश करता है। मौके पर गांव की महिलाएं इकट्ठा होकर इस बात का विरोध करती हैं क्योंकि गांव के पुरुष काम करने गए हुए थे। और उस प्रोटेस्ट के दौरान निहत्थी महिलाओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया था। इस दौरान 10वीं के छात्र जो गणित का एग्जाम देकर आ रहा था सोमेश, उसको गोली लग जाती है और मौके पर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो लोग घायल होते हैं। परिजनों का आरोप है कि पुलिस की गोली से सोमेश की मौत हुई। फिर परिजनों ने काफी देर तक सोमेश के मृत शरीर को वहीं पर रखकर प्रोटेस्ट भी किया। काफी समय बाद पुलिस ने सोमेश के शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं ये खबर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई थी। काफी रोष था लोगों में। ये खबर भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद तक पहुंचती है और वो इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर तीखा प्रहार ट्विटर पे करते हैं। अगले दिन चंद्रशेखर आजाद रामपुर के लिए निकलते भी हैं, पर रास्ते में उनको रोककर हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है संबल पुलिस के द्वारा। इसी बीच प्रशासन के द्वारा सोमेश की मृत शरीर को उसके घर ले जाया जाता है। थोड़ी देर रखकर बिना परिजनों की सहमति के पुलिस के द्वारा ही सोमेश का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। चंद्रशेखर आजाद भी इसमें शामिल नहीं हो पाते हैं। जैसे तैसे चंद्रशेखर आजाद वहां पहुंचकर लोगों को ये सलाह देते हैं। तो लाठियों से हमें पीट के भगाने का प्रयास किया जाता, लेकिन अब उनको ये लग गया कि लाठियों से नहीं जाएंगे तो वो गोली चलाने लगे। ये छोटी बात नहीं है। सबसे पहले तो मैं भाई सोमेश जी को, जो आज हमारे बीच नहीं है, मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा, क्योंकि 17 साल का एक बहादुर नौजवान, जिसकी वजह से आप और हम सब लोग आज यहाँ इतनी दूर चल के आए हैं, ये उसी के शहादत का नतीजा। और ये भी आप जान लो, अगर आपने ये मदद पहले की होती इतनी बड़ी संख्या में जुट के, तो आज सोमेश हमारे बीच होता। तो दोस्तों, ये थी रामपुर की घटना की पूरी कहानी। इस सब को देखने के बाद हमें पता चलता है कि मुद्दा भी हमारा होगा, आंदोलन भी हमारा होगा, लाठियां भी हम खाएंगे, गोलियां भी हम पे चलाई जाएंगी, मुकदमे भी हम पर होंगे। अगर हम मुकदमा करें तो मुकदमे को वापस लेने का दबाव भी हम पर डाला जाएगा। कुल मिलाकर पूरा जो शोषण है वो हमारा होगा। यही राम राज्य की सच्चाई देखने को पता चलती है ऐसी घटनाओं को देखकर। इस मुद्दे से जुड़ी डिटेल में बातचीत मैंने विशाल के साथ में की है, जो बी मिशन टीवी के फाउंडर हैं, जिन्होंने ग्राउंड से इस रिपोर्ट को पूरा कवर किया है और उनकी रिपोर्ट आप उनके YouTube चैनल पर देख सकते हैं। तो उनसे खास चर्चा मैंने इस विषय पर की है कि ऐसे जो केस होते हैं उसमें हमारे लोग कैसे रिपोर्टिंग करें और दलित मीडिया ना हो तो ऐसे केसेस को कैसे दबाया जाता है। तो इस चर्चा को पूरा जरूर सुने और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आपने देखा कि ये जो घटना हुई है
इतनी सीरियस घटना हुई और इसको ग्राउंड पे किसी भी मेन स्ट्रीम कही जाने वाली तथाकथित मीडिया ने इसको ग्राउंड पे जाकर के कवर नहीं किया। हमारे साथ ग्राउंड पे मौजूद थे बहुजन मीडिया के साथी, जिनके अभी 4 लाख सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। बी मिशन टीवी चैनल के संस्थापक विशाल भाई हमारे साथ जी। हैं। इन्होंने ही एक तरीके से इस स्टोरी को ब्रेक किया था। जी। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा विशाल भाई आप ये बताएं कि रामपुर जैसी जगह पर हमने देखा कि वहाँ पे जो घटना घटी, वहाँ पे आप चंद्रशेखर आजाद से पहले पहुंच जाते जी। हैं और एक तरीके से आपके पहुंचने पर वहाँ पे वातावरण बन जाता है और स्टोरी निकल के आती है। जी। तो पत्रकार के रूप में पहली बात तो ये कि एक ऐसी घटना जो बहुत सीरियस है, जी। उसमें आपने उस स्टोरी को लोगों तक पहुंचाया, तो जी। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? कहीं ना कहीं मैं उस दिन घर के लिए निकल चुका था। मैं रामपुर के ही जिले अमरोहा पहुंच चुका था। अमरोहा जैसे ही पहुंचा, मैंने ट्वीट देखा, चंद्रशेखर आजाद का भी ट्वीट देखा, सोशल मीडिया पर देखा कि घटना काफी ज्यादा निंदनीय घटित हो चुकी है। जिला रामपुर के थाना मिलक के अंतर्गत आने वाले एक गांव में जैसे ही मुझे पता चला, मेरे जो हिम्मत ये नहीं बनी कि मैं अपनी कार की स्टीयरिंग अपनी घर की ओर आगे मोड़ूं। मैंने तुरंत ही रोका अपने साथी को। मैंने कहा कि ये गाड़ी अब घर पर नहीं जाएगी, अब ये सिर्फ और सिर्फ रामपुर जाएगी। रामपुर के उस बच्चे की आवाज उठाएंगे हम वहां पर पहुंच के और दिखाएंगे जमीनी हकीकत आखिर क्या है। हमने अमरोहा से रामपुर की तरफ गाड़ी मोड़ दी और मैं आपको बताने की कोशिश करूं, मात्र हम 2.5 घंटे में अमरोहा से रामपुर पहुंच गए। रामपुर पहुंचने के बाद हमारे कुछ साथी थे वहां पर, हमारी टीम थी, क्योंकि अक्सर हमें लोग वहां पहचानते जानते हैं, तो हमने संपर्क साधा। उन्होंने हमें एग्जिट लोकेशन उस गांव की भेजी। जैसे ही मैं आपको पूरा घटनाक्रम बताता हूँ किस तरीके से मैं वहां गया, घटनाक्रम बताएं तो। क्या मेरे आंखों के सामने वहां का मंजर हुआ था। जैसे ही मैं उस गांव में पहुंचा, पूरी भारतीय जनता पार्टी, सबसे पहली लाइन में सांसद की गाड़ी लगी हुई थी, जिला अध्यक्ष की गाड़ी लगी हुई थी, विधानसभा अध्यक्ष की गाड़ी लगी हुई थी, तमाम बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां मौजूद था। जैसे ही मैं सोच रहा था कि हमारे नेताओं के आने से पहले भारतीय जनता पार्टी आ चुकी है, एक गाड़ी बीएसपी के नेता की लगी हुई थी, शायद वो जिला अध्यक्ष और उनका प्रतिनिधिमंडल स्थानीय लोग हो सकते हैं, क्षेत्रीय गाड़ी थी। पर पूरी भारतीय जनता पार्टी, सांसद जैसे लेवल के वहां पर भाजपा के नेता मौजूद थे। कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये आया कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारे जो एससी समाज के भारतीय जनता पार्टी में नेता हैं, वो कहीं ना कहीं परिवार को दबाने और परिवार को डराने के लिए यहाँ मौजूद है। क्योंकि अक्सर भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता हैं हमारे समाज के, वो कहीं ना कहीं ऐसे मामलों को दबाते हैं, क्योंकि समझौता करवाते हैं। कहीं ना कहीं जिस पार्टी में वो हैं उसकी छवि खराब ना हो, और दूसरी जिस पार्टी में वो हो उस पार्टी में होने के बाद भी ऐसी घटना हो तो उनकी छवि पर प्रभाव पड़ता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा। जैसे मैंने अपनी गाड़ी पार्क की, इसमें एक सवाल है, चंद्रशेखर आजाद जब वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं तो उनको संभल में हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है जी। जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद और बाकी नेता जो आप बता रहे हैं जी, उनको क्यों नहीं किया गया? इसके पीछे क्या मसला हो सकता है? वो उनकी पार्टी की राज्य में पूरे में भाजपा की सरकार है, उनके नेता जाएंगे तो मामलों को बढ़ाएंगे तो है नहीं, समझौता ही कराएंगे। प्रशासन ने जिस तरीके का रवैया अपनाया उस घटना में, तो उस रवैये को कहीं ना कहीं छुपाएंगे ही। और सीधा मैं समझ सकता हूं कि स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उस मामले को, उस परिवार को कहीं ना कहीं समझौते पर मजबूर किया। और जैसे ही सबका देह संस्कार हुआ, रफू चक्कर पूरी भारतीय जनता पार्टी के नेता हो गए। देह संस्कार होने के बाद पूरा पुलिस बल निकल गया। एक पल को मुझे लगा कि चंद्रशेखर आजाद को आगे रोकने का प्रयास है, क्योंकि जब तक चंद्रशेखर आजाद संभल से निकल चुके थे, मुझे लग रहा था कि इस गांव के बाहर जाके प्रशासन उनको रोकथाम करेगा। जैसे हाथरस में बैरिकेडिंग कर दी गई थी, कोई जा ही नहीं पा रहा था। बिल्कुल। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं और शासन प्रशासन का उस समय मेन टारगेट सिर्फ इतना था कि चंद्रशेखर आजाद के आने से पहले उस सबका देह संस्कार किया जाए। अगर चंद्रशेखर आजाद आ जाते तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, चंद्रशेखर आजाद की जो मांगे थी, परिवार की जो मांगे थी, वो ऑन द स्पॉट मानी जाती। ये मैं कह सकता। क्या मांगे थी वैसे परिवार की? परिवार की 7-8 ऐसी मांगे थी जो चंद्रशेखर आजाद ने ट्वीट भी किया। 50 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए, जो जिनका
गोली लगी है। एक तो हमारा वो जो भाई है वो शहीद ही हो गया बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मानी का। 2 लोग घायल भी बताए जा रहे दो लोग घायल थे। कल शाम 6 बजे तक मिली जानकारी के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, चंद्रशेखर आजाद 7 बजे लाइव आए थे, तो वो इस लाइव में ये भी बोल रहे थे कि अभी मैंने संपर्क साधा और अभी भी जिसके पैर में गोली लगी है वो गोली निकाली नहीं गई है। कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, जब गवाह नहीं रहेगा, आंखों से देखने वाला नहीं रहेगा, तो जिन्होंने इस कृत्य को अंजाम तक पहुंचाया है, धुआंधार फायरिंग की है दलितों पर, वो सारे के सारे बच जाएंगे अगर मौजूदा वहां पर गवाह नहीं रहेगा, क्योंकि जो घायल हुए हैं वो वहां पर मौजूद थे। इसीलिए कहीं ना कहीं उनके इलाज में भी लापरवाही बरती जा रही है। 50 लाख रुपए का मुआवजा चंद्रशेखर आजाद ने मांग की है, सुरक्षा की मांग की है, और शायद और जो प्रशासन के जो लोग थे जिन्होंने भी घटना को अंजाम दिया, अब तक मिली जानकारी के अनुसार यह है कि 25 लोगों पर FIR दर्ज हो चुकी है और उनके खिलाफ 25 जो लोग हैं वो कौन है? 25 लोग कहीं ना कहीं, ये मुझे नहीं अभी तक जानकारी मिल पा रही क्योंकि अभी कोई ऐसा डिटेल में नहीं बताया गया। इतना बताया गया है कि 25 लोगों के खिलाफ FIR हो चुकी है और वहां मुआवजे की मांग चंद्रशेखर आजाद ने की है, अच्छे से इलाज हो, और जिन्होंने भी ये कृत्य घटना का अंजाम दिया है इस पूरे मामले की CBI जांच हो, ये चंद्रशेखर आजाद ने सबसे बड़ी मांग की है। क्योंकि कल पूरे दिन CBI जांच हो रामपुर घटना की, ये हैशटैग पूरे दिन ट्रेंड में रहा, आपने देखा होगा। तो फिलहाल चंद्रशेखर आजाद इस पूरे मामले पर लगे हुए हैं और चंद्रशेखर आजाद ने ये भी बोला कि मैं अगर जल्दी कॉल दूंगा अगर इस घटना में सुनवाई नहीं होती है, क्योंकि ऐसे मामलों को अगर हम एक दिन जाके छोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं हमारे समाज की बिल्कुल हिम्मत टूट जाएगी। एक दिन जाकर ऐसे मामले को छोड़ना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी हमारे नेताओं की, हमारे समाज की और हमारी रहेगी। मैंने खुद ये फैसला लिया कि 15 दिन बाद मैं परिवार से जाकर मिलूंगा और फिर से आपके बीच क्या उनकी मांग को माना गया, क्या स्थिति है परिवार की, वो जानने का प्रयास करूंगा, क्योंकि उस परिवार की स्थिति इतनी दयनीय है, मैं बता भी नहीं सकता, कि मैं सोच भी नहीं सकता कि इस दौर में भारत देश वो इतना आगे भारतीय जनता पार्टी दावे करती है, उस परिवार के मकान में पलस्तर भी नहीं हो रहा है। अच्छा, ये बात सुनने को आई कि इस मुद्दे पर मैंने बहुत सारे नेताओं के ट्वीट देखे। आकाश आनंद ने भी ट्वीट किया, राहुल गांधी ने भी अभी ट्वीट किया है, राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं नहीं कर दिया है जी, स्टेज पे बोला है जी। तो कहीं ना कहीं इसमें अखिलेश यादव अभी तक शांत हैं। क्या 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 कारण हो सकता है इसका? वो तो PDA की बात करते हैं। यही तो सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव लगातार दावा करते हैं PDA का, PDA को लेकर चल रहे हैं, पिछड़ा दलित आदिवासी इन सबको लेकर अखिलेश यादव चल रहे हैं और चुनावी एजेंडा लोकसभा चुनाव का यही है उनका PDA। पर PDA में PDA कहीं दिखाई भी नहीं दे रहा है, ये आप देख सकते हो। क्योंकि रामपुर में जो घटना हुई, वो जो जमीन थी, जमीन में जो दूसरा पक्ष है जी, वो किस जाति के लोग हैं? वो भी OBC कैटेगरी में। क्या ये रीजन हो सकता है OBC वोट का चुप्पी रहने? बिल्कुल, ये क्यों नहीं हो सकता। अखिलेश यादव जब देवरिया में कांड होता है तुरंत दूसरे दिन पहुंच जाते हैं कि हमारे परिवार को न्याय दें। वो नेता यादव समाज से आते हैं, देखो जाति की बात तो होगी इस इंटरव्यू में, वो यादव जाति से आता था, हालांकि उनके साथ भी क्या हुआ, गलत हुआ। अखिलेश यादव तो अपने लोगों के साथ खड़े होते हैं। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि चंद्रशेखर आजाद वहां पर पहुंचे, चंद्रशेखर आजाद के अकेले से जाने के अकेले गए, उन पर जो हुआ वो उन्होंने किया। पर दुख की बात यह है कि सबसे बड़ी नेता, हमारी नेता, उनका वो नहीं जाए, उनका एक बयान नहीं आना कहीं ना कहीं समाज की हिम्मत को तोड़ता है। अभी तक ट्वीट नहीं किया है, हालांकि आकाश आनंद ने कर दिया। आकाश आनंद तो जा सकते हैं, आकाश आनंद को क्या दिक्कत आ रही है? आकाश आनंद अगर चले ना जाए तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव तो क्या ही चलती है। अखिलेश यादव तो दूसरे दिन जैसे उनको पता ना चलेगा कि आकाश आनंद वहां जा रहा है, तो आकाश आनंद के जाने से पहले अखिलेश यादव वहां पहुंच जाएंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब अपने ही नेता अपने लोगों के साथ नहीं खड़े हो रहे हैं तो दूसरे नेताओं से हम क्या उम्मीद लगाएं? क्योंकि सबसे पहले तो घर परिवार का ही सदस्य तो सामने साथ खड़ा होगा। जब हमारे नेता हमारे साथ खड़े होंगे तो अखिलेश यादव, राहुल गांधी तो जो खुद में खुद आएंगे, और चंद्रशेखर यादव और अखिलेश आकाश आनंद एक साथ चले गए ना, तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी की एक राहुल गांधी और अखिलेश यादव की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक बार थोड़ा सा घटनाक्रम और बता दें जी, ये वाला केस से जुड़ा हुआ पूरा घटनाक्रम। देर रात
फायरिंग हुई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, किस तरीके से हुई वो सबको देखा, जग जाहिर है। मैं जैसे ही पहुंचा, मैं रिपोर्टिंग की, प्रशासन जबरदस्ती उस सबको उठा ले जा रहा था। जो भी मैं जानकारी बता रहा हूँ स्थानीय लोगों द्वारा बता रहा हूँ। स्थानीय लोगों से मैंने बात करी, परिवार से बात करी, पीड़ित बच्चे की जो शव है उस शहीद बच्चे की माँ से बात करी, मैंने पिता से बात करी। उनका साफ कहना है कि लकड़ी, कपड़े, जो भी प्रक्रिया होती है गांव देहात में देह संस्कार से पहले जो आखिरी मौका परिवार को मिलता है, वो आखिरी मौका तक परिवार को नहीं मिला। ये खुद बच्चे की माँ ने और पिताजी ने खुद बोला। साथ ही उनके ताऊ के एक बड़े लड़के ने ये सब बताया कि प्रशासन ने आते ही फायरिंग की, न आओ देखा न ताऊ देखा। सीधा उनका आरोप था, पूरे परिवार का आरोप था, जिसका वीडियो मौजूदा मेरे चैनल पर डला हुआ भी है। सीधा ये आरोप था। जब प्रशासन सबको ले जा रहा था, आपने वीडियो में देखा किस तरीके से जबरदस्ती, अभी ट्विटर पे वायरल है, आप उसे लगा भी सकते हो, क्योंकि अक्सर प्रशासन कह रहा है कि भ्रामक खबर फैलाई जा रही है। भ्रामक खबर क्या, भ्रामक खबर हम क्यों फैलाएंगे? भ्रामक खबर कोई नहीं है। जो भी बातें हैं, मैं तो जब प्रशासन चल रहा था, मैं तो उसके बगल से ही चल रहा था। मैं देख रहा था कि जब गांव वालों ने रोकने का प्रयास किया, पूरा गांव सबके पीछे भाग रहा, प्रशासन के पीछे भाग रहा, हमने ये और मैं भी भागते भागते रिपोर्टिंग कर रहा था। तो कहीं ना कहीं जबरदस्ती उस सबको उठाया गया है और जबरदस्ती परिवार को दबाव में लाकर देह संस्कार कराया गया है। हमने ये चीज देखी है कि जो हमारे बहुजन यूट्यूबर्स हैं जी, दलितों के साथ कुछ होता है, वो उसको रिपोर्ट करते हैं जी, और फिर उनकी जो रिपोर्ट है उसको पुष्टि नहीं मिल पाती है। उसको प्रशासन ऐसे ये कह के नकार देता है कि ये तो तथ्य ही गलत है। क्यों तथ्य? जो ग्राउंड पे जो रियलिटी है उसको दिखाने में भी अगर आपको धमकाया जाएगा, तो फिर किस बात का ये आर्टिकल 19 की बात करते हैं हमारे संविधान में कि उसके तहत हमको ये आजादी है कि हम मीडिया के थ्रू काम कर सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस बना सकते हैं। सारी लड़ाई तो इसी बात की है कि सबसे बड़ी दिक्कत उनको यही है कि कल तक इनको मार देते थे, पीट देते थे, भेड़ बकरियों की तरह, जानवरों की तरह इनके ऊपर अत्याचार हो जाता था। कानों कान एक गांव में अत्याचार हो गया, दूसरी गांव खबर तक नहीं है। और आज हमारे पास इतनी पावर है कि जहां पर भी हमारे समाज पर, गरीब दलित शोषित वंचितों पर अत्याचार होगा, उस परिवार की आवाज हम देश दुनिया के साथ साथ हर एक जो और कंट्री है उन कंट्री तक उसकी आवाज हम पहुंचाने का दम रखते हैं। और यही बात उनको खल रही है कि आज हम जो अत्याचार कर रहे हैं वो पूरा देश दुनिया देख रहा है। जो अत्याचार कर रहे हैं उनका जो कृत्य, जो जिस तरीके से हमारे लोगों को दबाया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, वो सब हम उजागर कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दे रहे हैं, सच्ची रिपोर्ट दे रहे हैं, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया वहां पे मौजूद थी। पर अफसोस की बात है कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर जिस तरीके से हमने कवरेज किया, वो वीडियो आपको देखने को मिला। मेन स्ट्रीम मीडिया एबीपी न्यूज वहां पर मौजूद थी, मैं बता रहा हूँ, और उसने पूरे देह संस्कार को कवर किया। पर अफसोस की बात है उसके चैनल पर अभी तक मेन स्ट्रीम मीडिया में मिला है ना, क्या मेन स्ट्रीम मीडिया में कवरेज मिला है, आपने देखा नहीं। क्यों नहीं देखा? क्योंकि 50 खबरें 5 मिनट में जब सुनाई जाती हैं तो उसमें एक खबर वो हमारी भी होती है कि एक दलित लड़का 17 साल का मर गया, बस इतना ही औकात है हमारे समाज। और यही देखिए विशाल जी ने तो कमाल की दलित बहुजन मीडिया का उद्देश्य बताया कि आज हमारे पास में इतनी ताकत है, हमें इनकी जरूरत ही नहीं है। आप अगर यहाँ तक देख रहे हैं वीडियो को, तो आप अभी गूगल पे जाइए और रामपुर केस डालिए। रामपुर केस में जितने भी आपको आर्टिकल मिलेंगे, आप मुझे बता दीजिए उसमें से कितने दलितों के द्वारा उसमें उन एडिट करे गए हैं, लिखे गए हैं आर्टिकल्स। इस केस पर कितनी रिपोर्टिंग हुई है जो दलितों के द्वारा की गई है, तो आपको कोई नहीं मिलेगा। मैं जब इस पे रिपोर्ट करने के लिए सोच रहा था तो मैंने आर्टिकल्स देखे कई सारे, उसमें मेरे को एक भी दलित नाम नहीं मिला। नहीं मिलेगा, वो क्या है, उन्होंने इतना लोगों का वाइट लिया। एबीपी न्यूज ने, मुझे दुख की बात ये मैं सोचने पर मजबूर हूँ कि मतलब ये पूरे दिन करा क्या इस चैनल ने, वहां पर करा तो करा क्या, पूरे गांव में वाइट लेता फिरा और वहां पर देह संस्कार हुआ, वो कवर किया। ऐसा लग रहा तो मतलब सबसे ज्यादा दुखे इसी को है। पर जब बात रिपोर्ट लगाने की, न्यूज लगाने की, दुनिया को दिखाने की, हकीकत दिखाने की बात आई, तो उस चैनल पर सिर्फ इतना दिखाया गया कि इस गांव में ये घटना हो गई और ऐसे एग्जैक्टली बस ये और यही हमारे लोगों को समझकर इन चैनलों को देखना छोड़ना होगा, और जो अपने चैनल हैं, अपने समाज के लोग हैं, उनके साथ खड़ा होना होगा। और आज जो स्टोरी आप कह रहे हो
ये सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया की ताकत है जो देश दुनिया इस घटना पर चर्चा करने को मजबूर हुआ है। बिल्कुल। तो हमने ये देखा कि ये जो एडिटर्स बैठे हुए हैं दिल्ली में, ये कभी भी जो रिपोर्ट है दलितों से जुड़ी उसको पहले तो दिखाएंगे नहीं, और दिखाएंगे कब? फटाफट जब बलात्कार हो जाएगा, मर जब जाएगा। हत्या हो जाएगी, और जब उस पे कम से कम 10-12 बड़े राष्ट्रीय नेता कुछ बोल देंगे, उनकी टिप्पणी को दिखाएंगे। चंद्रशेखर आजाद माने जाते तो गारंटी देता हूँ कि कोई चैनल इस खबर को चला देता। नहीं चलाता, मैं agree गारंटी करता देता हूँ इस हूँ मैं बात। आपको। दूसरी बात, मैंने एक आर्टिकल देखा, उसमें आप इस बात को समझिए कि अगर आप कोई न्यूज बता रहे हो तो उसमें पीरियड का पक्ष होना चाहिए। उस आर्टिकल में न्यूज 18 का आर्टिकल था, उसमें ये लिखा कि जो घटना हुई है उस पर योगी जी ने क्या एक्शन करा है। जब कहीं पे कोई घटना हुई है तो कार्रवाई तो प्रशासन करेगा ना। प्रशासन ने क्या कार्रवाई करी, उसमें योगी जी का नाम जबरदस्ती डाल के ये दिखाया गया कि हमारे साथ जो घटना होती है उसमें कार्रवाई हो जाती है। सरकार जो सख्त है, सरकार लेकिन सख्त है। कभी भी ये सवाल नहीं उठाएंगे ये लोग कि उस नेता ने यानी योगी आदित्यनाथ ने दलितों की जो स्थिति है उसके लिए कोई कानून में सुधार किया या नई कोई योजना लेकर के आए? नहीं। उसी गांव में, आसपास के गांव में 6 घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं जो दब गई। और ये तो कुछ लोग लगे हुए थे, जुड़े हुए थे वहां से, तो ये खबर वायरल हुई। अगर ये खबर ना वायरल होती, ना हम जाते, तो वहीं की वहीं दब जाती। गारंटी से देता हूँ अगर मैं वहां पे नहीं जाता तो ये जो घटना इतनी बड़ी बनी है, ये जो मुद्दा देश का बना हुआ है कि हमारे समाज के ऊपर आज भी जानवरों जैसा व्यवहार होता है। अब मान लीजिए लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है, प्रशासन स्थिति नहीं सुधार पा रहा है, तो सबसे पहले लाठीचार्ज किया जाता है। लाठीचार्ज से भी काम नहीं होता तो पैर में गोली मारी जाती है। ये अधिकार आखिर किसने दिया कि सीधी माइंड में गोली मार दे? सिर में गोली किसने मार दी? बिल्कुल ये कहाँ से? डायरेक्ट गोलियों का इस्तेमाल नहीं होता, रबर बुलेट्स नाम की चीज होती है। आंदोलन में ये डायरेक्ट गोली चला रहे हैं, रबर बुलेट चला रहे हैं। बिल्कुल। और वहां दलितों पे इनका क्या है, उन्हें क्या है, मर जाएंगे, 2-3 दिन हल्ला मचाएंगे, इनके नेता मचाएंगे, फिर क्या? पॉइंट ये है कि हमारे पास, हमारे लोगों के पास में भी इतना स्पेस नहीं है कि वो सालों साल तक मुकदमे लड़े, वो भी प्रशासन के खिलाफ। अरे ये लोग एक ही दिन में, जिस दिन घटना हुई हो उसी दिन मामला रफा दफा करने, अगले दिन समझौता हो जाता है पैसों करने का प्रयास करते हैं। हाँ। दबाव बनाया जाता है कि वो तो मर गया, तुझे जिंदा रहना है तो तू फैसला कर ले। मतलब कुल मिला के ये है कि गोली भी हम लोग खाएंगे, पिटेंगे भी हम लोग, और फिर हमारे पार तोड़ा जाएगा, घर भी हमारा तोड़ा जाएगा, और केस भी हमसे वापस लेने का दबाव डाला जाएगा, उल्टा FIR होती है। तो ऐसे में जैसा ये केस हमने देखा कि इतना आपके डोमेन में आ पाया, पब्लिक डोमेन में आ पाया, क्यों? क्योंकि इस पे रिपोर्टिंग हुई, और रिपोर्टिंग किसने की? यूट्यूबर्स ने की, दलित पत्रकारों ने की, जो दलित समाज से आते हैं। जो तथाकथित कही जाने वाली मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो हमारे मुद्दों को सिर्फ 1 मिनट का समय देती है 24 घंटे में से। आपको लगता है कि उस 1 मिनट से किसी को न्याय मिलेगा? जबकि पूरा प्रशासन घरों में पहुंच करके ये बोल देता है कि समझौता कर लो, जो होना था हो गया। ऐसे में दलित पत्रकार और जो दलितों के नेता हैं वो कम से कम इतनी शक्ति हमको देते हैं कि हम कम से कम लड़ सकें, लेकिन अभी भी हमारे मुद्दों को ये नहीं उठाया जा रहा कि हमारे साथ ऐसा कुछ हो ही ना। मैं 3 दिन से, जब से वहां से रिपोर्टिंग करके आया हूँ, इस मुद्दे पर पूरा नजर बनाया हुआ हूँ। लगातार डराने का, धमकाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, पर मैंने भी अभी एक ट्वीट कर दिया है कि आखिरी सांस तक उस परिवार की आवाज उठाएंगे, जो होगा फिर हम देखेंगे। और जिस समय मैं रिपोर्टिंग करा था ना, उस गांव का जो मंजर था सच में दिल दहला देने वाला था। इधर से उधर पुलिस पुरुष खदेड़ रहा है, गांव वाले चिल्लाते हुए भाग रहे हैं, रोक लीजिए। एंड टाइम पे शमशान घाट पर जब मैं रिपोर्टिंग कर रहा था ना, मुझे पता किस तरीके से मैं अपने आप को संभाले हुआ था। वहां पर आप सोचिए कि मेरे से सिर्फ 5 फीट की दूरी पर चीता जल रही है, मैं पास नहीं जा पा रहा था क्योंकि आग की लपटें इतना ज्यादा थी कि मेरा पूरा शरीर झुलस रहा था। जब मेरे ऊपर ये बीत रही थी तो वहां पे जिसके साथ, आप सोचिए, एक पल को सोचिए, रात में जब फायरिंग हुई होगी, जब बच्चे को गोली लगी होगी, तो उस समय उस बच्चे के दिल में, उस परिवार के दिल में क्या दहशत बैठी होगी, क्या डर बैठा। एक पार्क के लिए, एक पार्क के लिए। सबसे बड़ी बात यह है, गर्व की बात भी है ये, ऐसी बात नहीं है कि हमारे लोग, बाबा साहब जिसने संविधान दिया उन्होंने अपने 4 बच्चे कुर्बान कर दिए। आज हमारे समाज भी
बाबा साहब के सम्मान की खातिर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। और जीता जागता सबूत आप रामपुर के गांव थाना मिलक के गांव में हुई घटना में शहीद सोमेश से समझ सकते हैं कि आरएसएस भाजपा के ये लोग सोच रहे हैं कि संविधान बदल देंगे, ये समाज चुप बैठता रहेगा। जब कुछ जमीन के लिए हमारे लोग अपनी जान की कुर्बानी दे सकते हैं तो संविधान के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते। ये इस घटना से उनको सबक ले लेना चाहिए। और रही बात उस 1.5 बीघा जमीन की, 1.5 बीघा जमीन उन्होंने अपने लिए थोड़ी ना खाली करवाई थी, उन्होंने तो उस कूड़े वाली जमीन को सौंदर्यीकरण किया। सौंदर्यीकरण करके उसको साफ सफाई की, चौकस जमीन बनाई, कूड़ा डलता था। वो जब पूरे गांव के लिए, मेरी बात सुनिए, पूरे गांव के लिए फायदेमंद थी वो जमीन। क्योंकि गांव देहात में जब शादी विवाह होता है तो टेंट वेंट, दावत वावत के लिए वो जमीन बनाई यहाँ पे गई थी। दिक्कत है उन्होंने ना। किसी ने वहां पर खाना बनाने के लिए, रहने दिक्कत के लिए ये आई होगी मेरे ख्याल कि जब तक वो जमीन तकलीफ साफ हो रही है तब तक ठीक है, ठीक है। लेकिन वहां पे जब अंबेडकर का बोर्ड आ गया तब लोगों को मनुवादी व्यवस्था को मानने वाले ग्राम लोगों को सभा लगा की जमीन थी, रख रखाव वो करे, दलित करे, साफ सफाई दलित करे। जब बात आए वोट लगाने की तो लाठी वो खाए, मरे वो। और जब साफ सफाई हो जाती और वहां पर बोर्ड ना लगता ना, कोई दिक्कत नहीं थी। सच सिर्फ बता रहा हूं, बाबा साहब कोई की फोटो से ही दिक्कत अम्बेडकर की फोटो से ही दिक्कत थी। अब लास्ट मांग ये है पूरे गांव की कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के साथ जो जिस पार्क में शहीद हुआ बच्चा, उस बच्चे की प्रतिमा लगे और उसको सम्मान मिले। और चंद्रशेखर आजाद खुद ऐलान कर गए कि मैं खुद अपने भाई को माल्यार्पण और नमन करने के लिए आऊंगा। कहीं ना कहीं उसको ये सम्मान मिलना चाहिए और उसका ये हक है। पूरा गांव तो देखे, जब आने वाली जनरेशन देखेगी कि ये कौन की प्रतिमा है, जब उसे बताया जाएगा ये तुम्हारा भाई है, ये तुम्हारी समाज का बेटा है जिसने तुम्हारी हक अधिकार के लिए, तुम्हारे बाबा साहब के लिए अपने जान की आहुति दे दी। आखिर में विशाल जी, मैं इतना जानना चाहूंगा, ऐसे हालात में जो एक बात आ जाती है लीगैलिटी की कि हम तो ऑफिशियल पत्रकार नहीं हैं, ऐसे में ऐसी रिपोर्टिंग करते टाइम क्या सतर्कता बरतनी चाहिए और क्या क्या कदम रखने चाहिए, क्योंकि प्रशासन हमेशा आपको रोकेगा। देखिए, सबसे पहले सतर्कता क्या बरतनी चाहिए, आपने सवाल किया। सतर्कता ये बरतनी चाहिए जिस भी मुद्दे पर आप बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं, इसका विशेष ध्यान रखें। जिसके लिए बोल रहे हैं उसके लिए बोलने से पहले उस परिवार का बयान लें। और मैंने भी यही सतर्कता बतली और फिर मैंने उस पूरे परिवार की आवाज उठाई अपने चैनल के माध्यम से और देश दुनिया को दिखाया कि हमारे समाज पर किस तरीके से आज भी जुल्म ढाया जा रहा है। और वो आखिरी मौका भी नहीं मिलता जो परिवार को आखिरी क्षण में मिलना चाहिए था। मैंने परिवार से सबसे पहले पूछा कि आप एक बात क्लियर कीजिए कि प्रशासन ने सबको जबरदस्ती जलाया या आपकी इजाजत थी, आपकी सहमति थी। तो प्रशासन ने, परिवार की बेटी की, उसकी बच्ची की मां ने कहा कि जबरदस्ती जलाया, हम पर बहुत बड़ा दबाव बनाया गया, पूरा गांव पीछे भागा। और जो भी मैंने जानकारी दी है ना, पूरे परिवार के बयान के आधार पर, गांव स्थानीय लोगों के आधार पर बयानबाजी यहाँ पर कर रहा हूँ। जो भी रिपोर्ट लगाई ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट करी। ऐसा तो है नहीं कि मैंने कैमरा उठाया और स्टूडियो में बैठ के बोल दिया कि ये मर गया वो मर गया। मैंने तो वहां पर हकीकत देखी, अपनी आंखों से देखा है। अब झूठ मैं बोलूं तो मेरा जमीर मर गया है, इतना जमीर तो मेरा जिंदा है कि जो मैंने देखा है, जो मंजर मैंने देखा है, उसे रिकॉर्ड करके मैं अपनी देश दुनिया तक, अपनी समाज तक पहुंचा सकता हूं। और इसके लिए चाहे फिर मुझे कोई भी कुछ कहे, तो आज हम इस स्थिति में हैं कि कम से कम अपनी आवाज उठा सकते हैं। इसीलिए जो हमारी दलित बहुजन मीडिया है उसको समर्थन की बहुत जरूरत है। तो आप चाहे विशाल जी का चैनल हो, चाहे किसी और का चैनल हो, चाहे मेरा चैनल हो, तो आप हमेशा उसको सपोर्ट करें, जिससे कम से कम ये जो आवाज है ये उठती रहेगी। भले ही वो चैनल बड़ा हो छोटा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि काम होता है। और अगर काम सही जगह पहुंच गया तो उसकी जो गूंज है वो ऊपर तक जाती है, पूरी जड़ें ला सकती है मनुवादी की। बिल्कुल, आज पूरी जड़ें ला दी है। मेरे ट्वीट के नीचे तमाम जो हमारी समाज से, हमारे बाबा साहब से नफरत करने वाले लोग कह रहे हैं कि कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। कार्रवाई किस आधार पर करोगे? इतनी तो आजादी है इस देश में, हमारे बाबा साहब का संविधान है। हमने कभी भी संविधान, इसमें भी एक मनुवाद आ जाता है। मैंने कभी संविधान से हटके कोई काम ही नहीं किया। बस ये है कि इस काम की मुझे सजा मिले, सच दिखाने की, अपने समाज की आवाज उठाने की। दोस्तों, कार्रवाई की बात कह रहे हैं विशाल जी कि
क्योंकि ये ऑफिशियल पत्रकार नहीं है, इसीलिए इन पे कार्रवाई हो। कोई दिक्कत लेकिन आप एक बात कीजिए, जो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं वो किस जाति से आते हैं, किस उन्हें वर्ग दिक्कत से क्या आते है, हैं? समझ में नहीं आता। दिक्कत उनको ये है कि आपने आवाज क्यों उठाई और केस दब सकता ये है। जालौर वाली घटना में भी वो जिसने अत्याचार किया मटकी छूने पर मास्टर ने मार दिया बच्चे को, तो उसमें भी परिवार जो पीड़ित पक्ष है उसके खिलाफ कुछ लोग खड़े हुए थे ऐसी हाथरस वाले में। हाँ अक्सर आपने देखा होगा मेरे चैनल में, कभी भी मैं स्टूडियो से जो कवर करता हूँ वो 10% ही होता है, खासकर वो राजनीतिक मुद्दों पर। जब ऐसी घटना होती है ना, तो मेरा मन नहीं करता कि मैं घर से वैसे रिपोर्टिंग करूं, मैं खुद जाता हूं, जान जोखिम में डालना है, ऐसी रिपोर्टिंग करना है, क्योंकि यार नज़र इतनी है और तकलीफ भी लोगों को, हमारी आवाज़ हमारी शक्ल से इतनी तकलीफ है, और जब हम बोलेंगे तो कितना तकलीफ होती होगी आप समझ सकते हो। और मैं लगातार ग्राउंड रिपोर्ट करता आया हूँ और हमेशा करूँगा और अभी भी कर रहा हूँ, जमीनी हकीकत दिखाऊंगा। अंत में मैं इतना बोलना चाहूंगा कि जिन लोगों को इस बात से दिक्कत है कि आप जो है असली पत्रकार नहीं है, आप ऐसे माइक नहीं पकड़ सकते, तो ये सिर्फ बहाने हैं। कोई दिक्कत जो हम लोग हैं वो ऑफिशियली वही काम कर रहे हैं, जबकि मेन स्ट्रीम मीडिया वो काम नहीं कर रही है। वो ये सिर्फ mainstream वाले हमसे 5% पूंजीपतियों ये का काम कर रही mainstream है। वाले खबर कहाँ से लेते हैं, हमसे ही तो लेते हैं। हम बिल्कुल। ना खबर चलाते तो कहाँ ही पहुंच रहे थे। बस यही है कि उन और तुम्हारा सवाल ये होना चाहिए ना कि एक दलित लड़के की हत्या पुलिस की गोली से कैसे हो गई, ये आपका सवाल ये नहीं सवाल है। नहीं है, दिक्कत ये है कि हाँ। ये कवर क्यों कर रहा है। यस एग्जैक्टली। चलो छोड़िए इन तो बातों को। मनुवाद की जड़ें जो हैं वो भरी हुई हैं लोगों की दिमाग में, लोगों के घरों में। तो इस वीडियो को देखकर आप समझ गए होंगे कि दलित मीडिया, बहुजन मीडिया क्यों जरूरी है और ऐसे केसेस में कैसे काम करना चाहिए, क्या एक्सपीरियंस होता है, वो विशाल जी ने बताया, क्योंकि इन्होंने ग्राउंड पे केस कवर किया है। तो आप देख रहे थे दी आउटकास्ट इंडिया, मैं हूँ हितेश। मैं भी ग्राउंड पे आना चाह रहा था, लेकिन थोड़े से कारणों की वजह से मैं नहीं पहुंच कारण पाया। तो है ही है, मैं तो वहीं था, फिर मैं आधा रास्ता तय कर लिया। हाँ। फिलहाल मैं भी एक अपील करना चाहूंगा कि अपने नेताओं से, ये मेरी अपील रहेगी कि दूसरों से समाज आज गुहार लगा रहा है कि अखिलेश यादव ने इस पर ट्वीट नहीं किया, राहुल गांधी वहां पर नहीं गए, पूरे देश में घूम रहे हैं। ये सवाल उनसे करने से पहले अपने नेताओं से करें। किसी भी नेता के आप गुलाम ना बने, क्योंकि समाज की खातिर नेताओं से सवाल करोगे तो समाज पर हो रहे अन्य अत्याचार पर रोक लगेगी। फिलहाल आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ये जो मैंने रिपोर्टिंग की थी इसको हितेश भाई ने फिर से एक्सप्लेन करना, पूरे देश को समझाने का प्रयास करने के लिए इंटरव्यू लिया। हितेश भाई आपका भी शुक्रिया, और आप भी मेहनत कर रहे हैं। आप इनके भी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। ठीक है, जय भीम दोस्तों। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। वैसे तो यहाँ तक बहुत कम लोग आए हैं, जी मुझे पता है ज्यादातर लोग पूरी वीडियो नहीं देखते, जी पर जो देख रहे हैं वो कम से कम सब्सक्राइब कर दें और व्हाट्सएप पे 5-6 लोगों को तो शेयर कर जी दें। जी। जय भीम। जय भीम।